हम सभी अच्छा सुखमय जीवन जीना चाहते हैं, है ना? तो जान लीजिए कि इसमें स्वास्थ्य एक बड़ा रोल अदा करता है। अगर हमारे पास बहुत सारी धन दौलत है और दुनिया भर की सारी खुशियां हैं, लेकिन शरीर स्वस्थ नहीं है, तो वो सारा धन और खुशियां बिल्कुल बेकार हैं। इसलिए हम एक बार फिर हाजिर हैं आयुष्मान भवः लेकर। मैं हूं प्रीति सिंह और हम आपको बता दें कि ये कार्यक्रम आपके लिए है और हम आज बात करेंगे जोड़ों के दर्द की। आप सीधे अपने सवाल हमसे कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहा है। हमारा नंबर है 011-2309-4013। इसके अलावा 011-2309-4014। साथ ही ईमेल आईडी और फेसबुक और ट्विटर पर भी आप सवाल भेजिए। और आपके सवालों के जवाब देने के लिए 3 खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हम जानते हैं कि हम में से कई लोग अलग अलग चिकित्सा पद्धति पर विश्वास करते हैं और उसके जरिए ही इलाज करना बेहतर समझते हैं, जिनमें आयुर्वेद, होम्योपैथ और एलोपैथी मुख्य हैं। इसलिए हम आयुर्वेदिक, होम्योपैथी और एलोपैथी तीनों स्वास्थ्य विशेषज्ञ स्टूडियो में एक साथ आपके लिए लेकर आए हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर राजकी मनचंदा, जो कि महानिदेशक है केंद्रीय होम्योपैथी अनुसंधान परिषद के। आपका बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब। साथ ही हमारे साथ है डॉक्टर उमा कुमार, प्रोफेसर और हेड रूमेटोलॉजी विभाग, एम्स। डॉक्टर उमा, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और डॉक्टर हेमंत पणिग्रही, अनुसंधान अधिकारी, केंद्रीय आयुर्वेदिक विज्ञान अनुसंधान परिषद। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की जीवन शैली कितनी बदल चुकी है हम सब जानते हैं, और इस बदलती जीवन शैली का असर अलग अलग तरह से हम पर पड़ रहा है। आज हम बात करेंगे जोड़ों के दर्द की, जो कभी सिर्फ बुजुर्गों की बीमारी मानी जाती थी, लेकिन आज के युवाओं में भी ये आम होती जा रही है। जोड़ों के दर्द का एक बड़ा कारण गठिया भी हो सकता है। आइए सबसे पहले जानते हैं कि किन कारणों से जोड़ों का दर्द होता आज लोगों को ज्यादा परेशान कर रहा है। बुढ़ापे की बीमारी कहा जाने वाला आर्थराइटिस यानी गठिया अब जवानी में भी लोगों को परेशान करने लगा है। आमतौर पर ये 50 साल की उम्र के बाद होता है। हालांकि खराब लाइफस्टाइल की वजह से अब ये युवाओं को भी जकड़ रहा है। गठिया हड्डियों से जुड़ी बीमारी है, जिसमें जोड़ों में दर्द होता है। जब किसी जोड़ में उपास्थि भंग यानी कार्टिलेज ब्रेक्स हो जाती हैं, तो हड्डियां एक दूसरे के साथ रगड़ खाती हैं, जिससे दर्द, सूजन और ऐंठन होती है। उम्र बढ़ने की स्थिति में जोड़ घिस जाते हैं, जिससे गठिया हो सकता है। जोड़ पर चोट लग जाने से भी गठिया हो सकता है। आर्थराइटिस यानी गठिया की 100 से अधिक किस्म मौजूद हैं। आर्थराइटिस उस समय भी हो सकता है जब आमतौर से शरीर को संक्रमण से बचाने वाली प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यून सिस्टम प्रणाली ही शरीर के ऊतकों पर वार कर देती है। इस प्रकार की गठिया में र्यूमेटॉइड आर्थराइटिस सबसे सामान्य गठिया होता है। इससे जोड़ों में लालपन आ जाता है और दर्द होता है, और शरीर के दूसरे अंग भी इससे प्रभावित हो सकते हैं, जैसे हृदय, पेशियां, रक्तवाहिकाएं, तंत्रिकाएं और आंखें। इन लक्षणों के अलावा आर्थराइटिस के अन्य लक्षण भी हो सकते हैं। गठिया के किसी भी रूप में जोड़ों में सूजन दिखाई देने लगती है। इस सूजन के चलते जोड़ों में दर्द, जकड़न और फुलाव होने लगता है। रोग के बढ़ जाने पर तो चलने फिरने या हिलने डुलने में भी परेशानी होने लगती है। इसका प्रभाव अक्सर घुटनों, कूल्हों, उंगलियों और मेरू की हड्डियों में होता है। इसके बाद इसका असर कलाइयों, कोहनियों, कंधों और टखनों के जोड़ पर भी दिखाई पड़ता है। भारत में सबसे ज्यादा घुटनों की दिक्कत ही सामने आती है। अगर सुबह से शाम तक शरीर में कमजोरी रहती है, मुंह सूखने लगता है, आंखों के किनारों पर खुजली होने लगे, आंख से कीचड़ आए, सोने में परेशानी हो या आसानी से नींद ना आए, सांस लेते समय सीने में दर्द उठे, भूख कम लगे और वजन घटने लगे, तो ये आर्थराइटिस के लक्षण हैं। तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। जब हड्डियों के जोड़ों में यूरिक एसिड जमा हो जाता है, तो वो गठिया का रूप ले लेता है। यूरिक एसिड कई तरह के आहारों को खाने से बनता है। रोगी के एक या कई जोड़ों में दर्द, अकड़न या सूजन आ जाती है। पैरों में गठिया का असर सबसे पहले देखने को मिलता है। अंगूठे बुरी तरह से सूज जाते हैं और तब तक ठीक नहीं होते जब तक उनका इलाज ना करवाया जाए। शरीर गर्म हो जाता है, लाल चकत्ते भी पड़ जाते हैं और जलन की शिकायत होती है। जोड़ों में जहां जहां दर्द होता है, वहां सूजन आना भी इस बीमारी में आम है।
सुबह बिस्तर से उठने का मन बिल्कुल भी नहीं होता। हाथ पैर इस कदर अकड़ जाते हैं कि उन्हें नॉर्मल होने में 15 से 20 मिनट लग सकते हैं। इसकी शुरुआत में मरीज को बार बार बुखार आता है, मांसपेशियों में दर्द होता है, हमेशा थकान और टूटन महसूस होती है, भूख कम लगती है और वजन भी घटने लगता है। गठिया महिलाओं और पुरुषों दोनों को हो सकता है। पुरुषों में ये 75 साल की उम्र के बाद होता है, जबकि महिलाओं में ये मेनोपॉज के बाद होता है। महिलाओं में एस्ट्रोजन की कमी के कारण शरीर में आयरन, कैल्शियम की कमी के कारण भी गठिया हो सकता है। पोषण की कमी, मोटापा, ज्यादा शराब पीना, हाई ब्लड प्रेशर और किडनियों का ठीक प्रकार से काम ना करना भी गठिया की बड़ी वजह है। इसके अलावा मौसम में बदलाव होने पर भी दर्द बढ़ सकता है। एसी में ज्यादा देर तक रहने से भी हड्डियों पर असर पड़ता है, जिससे गठिया हो सकता है। इसके अलावा विटामिन डी की कमी भी गठिया का बड़ा कारण है। आज के दौर में बदलती लाइफस्टाइल के चलते कम उम्र के लोगों को भी आर्थराइटिस की समस्या घेर रही है। आर्थराइटिस के मरीजों में 20% लोग 30 साल तक की उम्र के होते हैं, जबकि जेनेटिक कारणों से होने वाले ऑस्टियोआर्थराइटिस के मरीजों में बदलती लाइफस्टाइल मायने नहीं रखती। ऐसे मरीजों को कमजोर होने वाली हड्डियों का ज्यादा ध्यान देने की जरूरत होती है। आपको भी अगर इनमें से कोई लक्षण या दिक्कत सामने आ रही हो तो जल्द से जल्द डॉक्टर से सलाह लेने में ही समझदारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। तो लगातार आप जोड़ों में दर्द से जुड़े सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं, आप हमें फ़ोन कर सकते हैं, नंबर लगातार स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। डॉक्टर उमा, अगर आपसे शुरुआत करूं तो क्यों आज जोड़ों का दर्द इतना आम हो गया है? एक तो हमारी जीवन शैली बदली है और दूसरा जो वातावरण है उसमें भी बदलाव आया है। तो अगर जीवन शैली की बात करें तो आप देखें जो पोस्चर्स हैं हमारे वो एबनॉर्मल रहते हैं। मोबाइल का यूज़ करना, कंप्यूटर का यूज़ करना, ओबेसिटी बढ़ रही है क्योंकि जंक फूड का प्रचलन बढ़ गया है, राइट। तो एक तो ये वजह हुई। दूसरा, जब मैंने वातावरण की बात की तो उसकी वजह से विटामिन डी जो शरीर को मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पा रही है। दूसरा, जो एयर पोल्यूशन है वो भी एक माध्यम माना जा रहा है गठिया करने का लोगों में। और कुछ बदलाव ऐसे आते हैं, हमारे एपिजेनेटिक चेंजेस हम कह देते हैं, जो एयर पोल्यूशन की वजह से होते हैं। और जो एटमॉस्फेयर है उसमें कुछ ऐसे चेंजेस आ रहे हैं जिसकी वजह से जो अल्ट्रावायलेट बी रेज हैं वो हमें नहीं मिल पाती, जो कि विटामिन डी सिंथेसिस में काम करती है। और विटामिन डी डेफिशिएंसी एक इम्पॉर्टेंट कॉज है जॉइंट पेन का आजकल के सर्कमस्टेंस में। और दूसरे जो फैक्टर्स हैं, आपने सुना होगा चिकनगुनिया आर्थराइटिस, तो वो भी हमारे एनवायरनमेंट में चेंजेस आ रहे हैं, उसकी वजह से वेक्टर बॉर्न डिजीजेस बढ़ रहे हैं। तो चिकनगुनिया में भी 10 to 20% जो पेशेंट्स हैं उनको क्रॉनिक आर्थराइटिस हो सकती है। तो ये सारे वजह हैं जो आजकल जोड़ों के दर्द ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। जी, एक कॉलर हमारे साथ, पहले कॉलर जुड़ गए इंदौर से, AK माथुर ने हमें फ़ोन किया है। आपका बहुत बहुत स्वागत है माथुर साहब, आप सवाल पूछ सकते हैं। मेरा सवाल ये है कि मेरे को राइट हिप जॉइंट में बहुत पेन होता है और मेरे को डॉक्टर ने बोला है कि मेरे को ऑस्टियोआर्थराइटिस है, मेरा कार्टिलेज खत्म हो गया है। और मुझे बोला गया है कि आपका द ओनली ऑप्शन आपके पास में है कि आप सर्जरी करा के इम्प्लांट लगवा लीजिए। मेरा डॉक्टर उमा से सवाल है कि क्या ये जो पेन होता है इसको किसी और तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है? इनकी एज कितनी है? मेरी एज है 65 ईयर्स। ठीक है, देखिए हिप आर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस की बात करें तो ज़्यादा कॉमन इंडियंस में नहीं मिलती है। इनिशियल स्टेजेस में नी आर्थराइटिस मिलती है। हाँ। क्योंकि जो हमारे प्रैक्टिसेस हैं, स्क्वाट करना जो कहते हैं ना, उकड़ू बैठना, आलती पालती मार के बैठना, तो नी में पहले ऑस्टियोआर्थराइटिस आती है, बाद में हिप में भी आ सकती है। हिप में आती है उन लोगों को ज़्यादा जो वेस्टर्न स्टाइल टॉयलेट यूज़ करते हैं, मतलब उनमें हिप आर्थराइटिस के ज़्यादा अगर होती है तो हिप की ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट होती है। दूसरा, और इनके एक सिंगल जॉइंट में, जहाँ तक मैं ठीक से अंडरस्टैंड किया, सिंगल जॉइंट में पेन है। तो सेकेंडरी कॉजेज़ भी एक्सक्लूड करने चाहिए कि कुछ ऐसी वजह तो नहीं रही जिसकी वजह से एक हिप में इन्फ्लेमेशन हुआ, आर्थराइटिस आई, उसकी वजह से सेकेंडरी डीजेनरेटिव चेंजेस शुरू हो गए जो कि ऑस्टियोआर्थराइटिस का नाम उसको दिया गया। तो उन सब चीज़ों को एक्सक्लूड करने के बाद, और अगर सीवियर ऑस्टियोआर्थराइटिस है हिप जॉइंट की, तो रिप्लेसमेंट ही उसका ऑप्शन बचता है क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव करने के लिए।
एक और कॉलर हैं, पंकज जुड़े हैं राजस्थान से हमारे साथ। पंकज, शुक्रिया हमें कॉल करने के लिए। आप सवाल पूछ सकते हैं। जी मैडम नमस्कार। नमस्कार, बताइए। मैडम मेरे 38 ईयर एज है और मेरे एवियन स्टेज 4 की समस्या है मैडम। जी एक बार दोहराइए। एवियन स्टेज 4 की प्रॉब्लम है मैडम। ठीक है। 38 ईयर एज में क्या करना चाहिए? अच्छा, एवियन होता है एवैस्कुलर नेक्रोसिस, राइट? वो आपको कौन से जॉइंट में है? पंकज, आप सुन पा रहे हैं? अच्छा, हिप में। हाँ पंकज, पहले तो हमें आप साफ कर दीजिए, क्या आप तीनों डॉक्टर से जवाब चाहेंगे या आयुर्वेद, होम्योपैथ, आयुर्वेद। एलोपैथ? जी आयुर्वेद। आयुर्वेद, ठीक है। डॉक्टर साहब आप क्या बताएंगे तो इन्हें? एवियन जो उनका हिप जॉइंट में है, उनका तो कॉज तो रूल आउट करना पड़ेगा। अच्छा। हमारा एक सिस्टम, हमारा जो है पेशेंट स्पेसिफिक ट्रीटमेंट है, पर्सन स्पेसिफिक ट्रीटमेंट है। सेम मेडिसिन सेम लोगों को काम नहीं करेगा। अच्छा। तो वो पर्सन स्पेसिफिक होता है अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ प्रकृति ऑफ दैट पर्सन। तो उनको तो आना ही होगा। लेकिन हमारे ट्रीटमेंट, इसमें ट्रीटमेंट है, हम इसमें लोकल न्यूट्रिशन देंगे लाइक थ्रो पंचकर्म, तो जिसमें हम लोकल न्यूट्रिशन देते हैं, स्नेहन एंड स्वेदन देते हैं। उसके साथ कुछ मेडिकेटेड ऑयल का जो है हम वहाँ पे लेप भी करते हैं, एंड कुछ रसायन मेडिसिन हम देते हैं जिसमें इसका संभव है, क्योर जो है संभव है, ट्रीटमेंट संभव है, एंड विदाउट एनी फर्दर डिफॉर्मिटीज इसमें क्योर संभव है। तो आप चाहेंगे कि ये किसी आयुर्वेदिक डॉक्टर से? हाँ, मैं ये चाहूँगा कि कोई अच्छा वाला आयुर्वेदिक सेंटर में जाइएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड सेंटर में जाइएगा, जहाँ पे पंचकर्म स्पेशलिस्ट है जो कि आपको अच्छी तरह देखेगा, आपका प्रकृति निर्धारण करेगा, उसके बाद जो है वो डिसाइड करेगा कौन सा दवाई देना है, एंड इसमें क्योर है। इसमें देयर इज ट्रीटमेंट ऑप्शन फॉर ईयर विदाउट एनी डिफॉर्मिटीज। डॉक्टर मनचंदा, होम्योपैथी की बात करें तो होम्योपैथी किस तरह से देखता है जोड़ों के दर्द को, और कितना इलाज मुमकिन है होम्योपैथी के जरिए? देखिए, होम्योपैथी को मैं इस प्रकार से बताता हूँ कि कोई भी पेशेंट को अगर कोई आर्थराइटिस होता है तो उसके कई कारण होते हैं, जैसा कि आपकी इस छोटी सी फिल्म में बताया गया। जी जी। तो होम्योपैथी सबसे पहले उस पेशेंट का डायग्नोसिस करती है, इस पेशेंट की नेचर क्या है, बेसिक किस कारण से है, क्या कोई लाइफस्टाइल की कोई प्रॉब्लम है, खाने पीने में कोई दिक्कत, कोई इस तरह की जिसकी वजह से कि इस तरह का आर्थराइटिस डेवलप हो रहा है, या कोई और कारण है, डीजेनरेटिव है, एज रिलेटेड है। तो पहले डिजीज डायग्नोसिस तो करना होगा, फिर होम्योपैथ करता है पेशेंट डायग्नोसिस। पेशेंट डायग्नोसिस होता है कि किस तरह की दवा इसके देने की जरूरत है, क्या डिजीज अभी बिल्कुल इनिशियल स्टेज में है, मिडिल स्टेज में है, या काफी एडवांस हो चुकी है, या इसके अंदर लेटर ऑन कोई सर्जरी, जैसा कि उमा जी ने भी बताया कि इस स्टेज में सर्जरी की भी अगर एक्यूट हो तो बहुत ज़्यादा डिजेनरेटिव है तो जरूरत पड़ सकती है। तो होम्योपैथी एक होलिस्टिक चिकित्सा पद्धति है जिसके अंदर कि हम दो किस्म के डायग्नोसिस करते हैं, पेशेंट डायग्नोसिस एंड डिजीज डायग्नोसिस। और जो ट्रीटमेंट होता है वो पेशेंट डायग्नोसिस से डिसाइड होता है, पर जो असेसमेंट होता है वो डिजीज डायग्नोसिस होता है। बिल्कुल। तो डबल काम होता है एक तरीके। बिल्कुल। एक और कॉलर नीरज बेंगलुरु से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नीरज, शुक्रिया हमें कॉल करने के लिए। बताइए, अपना सवाल पूछिए। मेरा नाम रविराज है, मैं बेंगलुरु से बात कर रहा हूँ। तो मुझे ना एंकोलाइटिस स्पॉन्डिलाइटिस है, ठीक है ना, जो आर्थराइटिस का एक भाग है। मेरा क्वेश्चन ये है कि भारत में इस चीज के ऊपर कुछ संशोधन चल रहा है, क्योंकि अब तक माना जाता है कि उसके लिए क्यूर नहीं है। जैसे टीबी का क्यूर है, ये बाकी जिसका क्यूर है ना, तो ये जो आर्थराइटिस का कुछ क्यूर का संशोधन चल रहा है इंडिया में। अच्छा, ठीक है, हम तीनों डॉक्टर से जानेंगे। डॉक्टर उमा? देखिए, जितने भी ये सीरियस आर्थराइटिस होते हैं, जो इन्होंने कहा एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है, जो कि एडवांस स्टेज है स्पॉन्ड आर्थराइटिस की। अच्छा। आज के ज़माने में वी डोंट वांट आवर पेशेंट टू प्रोग्रेस टू एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस। उनको अर्ली डिटेक्शन करके ट्रीटमेंट अगर दिया जाए तो हम उसको प्रिवेंट कर सकते हैं कि वो एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस वाली स्टेज तक ना पहुँचे, जहाँ पे एंकाइलोसिस हो जाती है और स्पाइन पूरा स्टिफ हो जाता है और मूवमेंट में प्रॉब्लम होती है, फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाती है। अब इन्होंने पूछा कि कोई शोध चल रहा है या नहीं। हाँ, स्टडीज़ चल रहे हैं इंडिया में काफ़ी सारे सेंटर्स में, और इनकी बात ये बिल्कुल ठीक है। हमें इसकी एग्जैक्ट इटियोलॉजी नहीं पता कि ये बीमारी होती क्यों है, लेकिन जो जेनेटिकली प्रीडिस्पोज्ड लोग होते हैं, जैसे कहते हैं कि HLA-B27 पॉजिटिविटी है, और फैमिली में अगर
किसी को एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है तो 2% रिस्क इंक्रीज हो जाता है उस इंडिविजुअल में। और अगर फैमिली हिस्ट्री अगर पॉजिटिव है तो 30% है, और अगर फैमिली में किसी को एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस नहीं है और इंडिविजुअल HLA-B27 पॉजिटिव है तो सिर्फ 2% चांसेस होते हैं आर्थराइटिस डेवलप करने के। और बहुत सारे फैक्टर्स बताए गए हैं जो इसमें कंट्रीब्यूट करते हैं, जैसे कि कहते हैं किसी का पेट बहुत ज़्यादा खराब रहता है तो वी आर टॉकिंग अबाउट गट माइक्रोबायोम, जो कुछ ऐसे कहना चाहिए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि ट्रिगर करते हैं इन्फ्लेमेशन को, और वो इस पर्टिकुलर टाइप की जो आर्थराइटिस है, स्पॉन्डाइलो आर्थराइटिस या एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, उसको रिजल्ट करते हैं इंडिविजुअल्स हु आर जेनेटिकली प्रीडिस्पोज्ड। डॉक्टर साहब, जैसे आपने बताया पंचकर्म आयुर्वेद में एक बहुत बड़ा उपाय है, उपचार का तरीका है, थोड़ा हम जानना चाहेंगे पंचकर्म है क्या और कितने हद तक ये काबू पा सकता है जोड़ों के दर्द में? आयुर्वेद में 5 टाइप्स ऑफ प्यूरिफैक्टरी मेजर्स आर देयर। वन इज स्नेहन, थेराप्यूटिक ओलिएशन, मेडिकेटेड ऑयल को लोकल एरिया में डिसाइड करके उसको स्नेहन करते हैं या ओलिएट करते हैं। इट इज ऑफ 2 टाइप्स। इसको 2 तरह किया जा सकता है, इंटरनल एप्लीकेशन एंड लोकल एप्लीकेशन ऑल्सो। सो दैट इंटरनल एप्लीकेशन एंड एक्सटर्नल एप्लीकेशन ऑल्सो, दिस इज स्नेहन। एंड अनदर इज स्वेदन। आफ्टर स्नेहन वी हैव टू गिव सोडेशंस, थेराप्यूटिक सोडेशंस। इसमें क्या किया जाता है, मेडिकेटेड हर्ब्स को रखा जाता है एक स्टीम, इसमें स्टीम जनरेट किया जाता है एंड उसको जो है हम जो है लोकली दिया जाता है। दिस इज कॉल्ड नाड़ी स्वेद। एक सर्वांग स्वेद भी है, तो लोगों को क्या करते हैं, मेडिकेटेड स्टीम के अंदर बॉक्स के अंदर घुसा दिया जाता है, जिसमें मुंह जो है ऊपर रखा जाता है एंड उसमें लिमिटेड टाइम डिसाइड करता है डॉक्टर से कितने देर तक हम रखेंगे, उसके बाद जो है उनको निकाला जाता है। दिस इज स्वेदन, स्नेहन स्वेदन। देन थेराप्यूटिक एमिसिस, बमन, इट इज मेनली इंडिकेटेड इन कफ रिलेटेड डिजीजेस, तो उसमें होता है। देन बिरेचन एंड बस्ती थेराप्यूटिक परगेशंस एंड एनिमाज आर देयर। मेडिकेटेड ऑयल को हम परगेटिव के आकार में देते हैं, जिसमें ये करते हैं, जिसमें दोष निकल जाता है एंड ये करते हैं। एंड इट इज अ वेरी मेजर रोल इन ऑर्थोपेडिक डिजीजेज, स्पेशली इन ऑस्टियोआर्थराइटिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, लुम्बागो सियाटिकल सिंड्रोम्स एंड जैसे सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, इसमें अच्छा रोल है इसका। अच्छा, तो ये ठीक है। और डॉक्टर साहब, जैसे डॉक्टर उमा ने बताया कि कई सारे ऐसे जोड़ों के दर्द हैं जो अनुवांशिक कारणों से भी हो सकते हैं। हम जानते हैं, खासकर अगर बच्चों की बात करें तो वो मीठी गोली समझ के होम्योपैथी की दवाई बहुत आसान है उन्हें खिलाना। क्या होम्योपैथी में इस तरह के इलाज हैं? अगर किसी के माँ बाप को या उनकी फैमिली में इस तरह की हिस्ट्री रही है तो बच्चों को ये ना हो, उसमें रोका जा सके, इस तरह की दवाइयाँ हैं होम्योपैथी में? ऐसा प्रिसाइजली रोकने की बात तो नहीं की जा सकती, हाँ, पर होम्योपैथी में जो ऐसा कि मैंने बताया था पेशेंट डायग्नोसिस, जब हम पेशेंट डायग्नोसिस करते हैं तो उसकी फैमिली बैकग्राउंड, किस तरह की बीमारियां हाँ, उस फैमिली में रही हैं, मतलब फैमिली हिस्ट्री में रही हैं, उसका ध्यान रखा जाता है और उसी के हिसाब से दवाई दी जाती है। उससे क्या होता है कि जो पेशेंट की जो प्रेजेंट प्रॉब्लम होती है वो तो एड्रेस होती ही होती है, कई आने वाली और भी प्रॉब्लम से उसका प्रिवेंशन हो जाता है। तो बच्चों के केस में हमने इसीलिए देखा है कि बच्चे अक्सर करके जब होम्योपैथिक दवा पे जो लोग रहते हैं उनको क्रॉनिक डिजीजेज होने की संभावना रिलेटिवली कम रहती है। ऐसा कई स्टडीज हुई हैं अभी, इवन फ्रांस में भी एक स्टडी हुई है, EPI 3 स्टडी, उसमें उन्होंने यही देखा है कि वो लोग जो होम्योपैथिक दवाइयाँ इनिशियली अपने दवाई अक्सर करके लेते रहे अपनी डे टू डे प्रॉब्लम के लिए, उनको क्रॉनिक डिजीजेज भी कम हुई और उनको डोजेज ऑफ एंटी डिप्रेसेंट ओवरऑल कम लेनी पड़ी, डोजेज ऑफ पेन किलर्स कम लेने पड़े, अच्छा, यानी अच्छा स्लीपिंग पिल्स कम लेनी पड़ी थ्रू आउट देयर लाइफ। मतलब ये लंबी लंबी स्टडीज हैं, 20-20, 30-30 साल की, उन कंट्रीज में जहाँ पे डेटा भी पूरा रखा जाता है और जहाँ पे उन्होंने कितनी एलोपैथी ली, कितनी होम्योपैथी ली, इसका हिसाब किताब रखा जाता है। ठीक है, एक और कॉलर है प्रयागराज से, AP सिंह हमारे साथ जुड़े हैं, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। हाँ, गुड मॉर्निंग सर। जी सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे मेरी माँ का कलाई में फ्रैक्चर हुआ था साल भर पहले, तो वो फ्रैक्चर तो अब सही हो गया है, लेकिन वो साल भर से कंटिन्यूअस वो समय समय पे रह के वो असहनीय दर्द होता है कलाई में। हम लोग यहाँ पे पास के BHU में भी दिखा है, तो वहाँ के हड्डी वाले सर यही बोले कि हड्डी में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यही दिक्कत है कि वो बार बार असहनीय दर्द होता है, फिर जब दर्द स्टार्ट हो जाता है तो वो मतलब बहुत ज्यादा दर्द होता है। अच्छा, आप हमारे पास तीनों डॉक्टर हैं, आयुर्वेदिक, होम्योपैथी और एलोपैथी। आप किसी एक खास डॉक्टर से ये जानना चाहेंगे सवाल का जवाब?
जी आप मुझे किसी भी सर से आप मुझे बिल्कुल, हम संतुष्ट तीनों कर से दीजिए, पूछेंगे। सर। डॉक्टर उमा, अब जैसे ये बता रहे हैं कि हड्डी जुड़ चुकी है, ठीक हो चुकी है, लेकिन दर्द होता है समय समय पर। हो सकता है देयर इज वन कंडीशन कॉल्ड RSDS विच इज़ रिफ्लेक्स सिंपैथेटिक डिस्ट्रोफी सिंड्रोम। क्रॉनिक पेन सिंड्रोम्स होते हैं, ये क्रॉनिक रीजनल पेन सिंड्रोम का एक टाइप होता है। उसमें होता क्या है, जब ट्रॉमा होता है रिस्ट में या फिर कहीं भी हो रहा है तो स्वेलिंग आ जाती, कुछ ऐसे चेंजेस आते हैं। हाँ। उसकी वजह से बहुत सीवियर एक्सक्रूशिएटिंग पेन हो सकता है और हाथ में स्वेलिंग हो सकती है पेशेंट को, राइट। और उसमें जॉइंट बिल्कुल नॉर्मल होगा और उसका ट्रीटमेंट डिफ़िकल्ट है बट पॉसिबल है। और कुछ अगर इनिशियल स्टेजेस में ट्रीट नहीं किया जाता तो क्रॉनिक चेंजेस आ जाते हैं। अच्छा। लिम्ब की थिनिंग हो जाती है, कुछ डिस्ट्रोफिक चेंजेस हम कहते हैं, जैसे बहुत हाइपरस्थीसिया, मतलब छूने से बहुत ज़्यादा पता चलता है क्योंकि कुछ न्यूरोजेनिक फैक्टर्स होते हैं जो इसमें इन्वॉल्व होते हैं। तो हो सकता है उसकी वजह से इनको प्रॉब्लम हो रही हो। उसके लिए स्पेशलाइज्ड एक टेस्ट होता है, उसको करके हम इस कंडीशन को डायग्नोज कर सकते हैं। तो इनको दिखाना चाहिए, फिजिशियन को दिखा ले या फिर जो इनके ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं उनको जाके बता सकते हैं। प्रॉब्लम ज़्यादा है ये एम्स में आ सकते हैं, जो हमारी OPD होती है उसमें दिखा सकते हैं। बिल्कुल। और Rheumatology। आयुर्वेद किस तरह से इलाज कर सकता है? जैसे हड्डी जुड़ चुकी है, उसके बाद दर्द है। इसको हम आयुर्वेद में अभिघात शोथ के हिसाब से ट्रीटमेंट करते हैं। हमारा एक मेडिकेटेड पेस्ट होता है, तो उसको हम कुछ मेडिकेटेड ऑयल में मिलाते हैं, मिला के उस पेस्ट को बनाते हैं, बना के लोकल उसको अप्लाई करके उसके ऊपर पट्टी बांध दिया जाता है एंड रात भर ये रहता है, सुबह उसको निकाल देते हैं। तो एंड उसके साथ साथ कुछ मेडिसिन हम देते हैं जिसमें इसका क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड पेन सबसाइड भी हो सकता है, विदाउट एनी साइड इफेक्ट इसमें होगा एंड इसमें ये कर दिया जाता है। मैं तो एक सलाह दूंगा कि सिंपल जो है घर में जो हल्दी होता है, हल्दी 1 चम्मच एंड कलौंजी 1 चम्मच, अच्छा। हाँ कलौंजी 1 चम्मच, दोनों को एक पाउडर बना के एक एयरटाइट जार में रखें। जार में रख के सुबह सुबह एम्प्टी स्टमक में ब्रश के बाद 1 चम्मच पिए गुनगुने पानी के साथ। अच्छा। सो ए लॉट ऑफ डिफरेंस विल बी फाइंड एंड ये जो है साइंटिफिकली प्रूव हो चुका है एंड बहुत जगह प्रूव हो चुका है। कलौंजी एंड हल्दी ये जो है जितना भी हमारा इन्फ्लामेटरी मार्कर है जैसे IL-6 एंड CRP एंड ये इसमें जो है अच्छा रोल है, तो ये करने के लिए मैं सलाह दूंगा। बिल्कुल। और हमारे पास एक सवाल फेसबुक के ज़रिए आया है और ये सवाल हमसे दीपक वर्मा ने पूछा है। उनका सवाल है कि मेरी उम्र 42 साल है और कई वर्षों से मुझे दोनों घुटनों में दर्द रहता है, घुटनों में आवाज़ आती है, इनके कट कट की आवाज़ आती है और ख़ासकर जब ये दूसरी मंजिल के बाद तीसरी मंजिल पर चढ़ने लगते हैं तो दिक्कत ज़्यादा हो जाती है। डॉक्टर ने इन्हें विटामिन D की कमी भी बताई है और ये जानना चाहते हैं कि मेरी ये तकलीफ़ उम्र के साथ बढ़ती ना रहे, मैं फिट रहूँ, इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ? डॉक्टर आप चलिए मैं बताता हूँ। देखिए ये अर्ली केस ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस लगता है जिस तरह की ये बता रहे हैं। इनको सबसे पहले तो रेगुलर नी एक्सरसाइजेस करनी होंगी, फोकस नी एक्सरसाइजेस, ताकि इनके मसल्स वगैरह बिल्ड हो जाएंगे तो ये पेन ठीक ही हो जाएगी। पर साथ में जो दवा देनी है वो अलग बात है, पर जनरल केयर इनको करनी होगी। जैसे मैम ने शुरू में बताया स्क्वेटिंग वगैरह वो ना करें, ये सिटिंग पोस्चर में अपना बैठा करें। मेन है इनका नी का इशू, और वेट अगर इनका ज़्यादा है तो वेट को इमीडिएटली कंट्रोल करें। जरूरी नहीं है विटामिन डी ही हो। अच्छा। विटामिन डी तो जस्ट एक कारण, हम अक्सर करके बड़ा कैजुअली बोल देते हैं और क्योंकि देखते हैं कि 10 में से 5 या 7 लोगों का विटामिन डी कम आता है इसलिए हम बोल देते हैं। पर मेन है इनका, अगर इनका ज़्यादातर सिटिंग पोस्चर वाला काम है, सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, तो अपना एक्सरसाइज इन बातों का ध्यान रखें। हर थोड़ी देर में उठें, चहलकदमी करके फिर अपनी सीट पे बैठें, पोस्चर का अपना ध्यान रखें। तो ये अर्ली केस ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस, और कुछ नहीं करना है। तो ये कंट्रोल हो जाएगा। यस, ही हैज टू बिल्ड अप हिज मसल्स अराउंड नी, दैट्स द ट्रीटमेंट। बिल्कुल, यानी व्यायाम आपके लिए जरूरी है। दीपक, एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। करण हमारे साथ ग्वालियर से जुड़े हैं। करण, शुक्रिया हमें कॉल करने के लिए। आप सवाल पूछिए। जी गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग, बताइए। जी एक्चुअली मेरी मम्मा को पेन है बिलो द बैक, और मुझे लगता है कि अभी तक उनकी एलोपैथिक आयुर्वेदिक दोनों ही मेडिसिन चल चुकी हैं, बट उन पे एनर्जेसिया मतलब एनाल्जेसिक नहीं काम करता और एनेस्थेसिया भी काम नहीं करता। तो क्या इसकी वजह से उनको पेन रिलीफ नहीं हो पा रहा है? हाँ, कितने सालों से ये तकलीफ है उन्हें? उनको लगभग 1 साल होने को है, मतलब 1 साल हो ही गई दिसंबर में। अच्छा, और कुछ जानना है आपको? उम्र बिलो द बैक है, बिलो द बैक है। और ये बताइए कि उम्र कितनी है? लगभग 45। 45 साल।
जी, हम जानते हैं। देखिए, लोअर बैक में पेन 45 इयर्स के एज में बहुत सारे कारण होते हैं, और एक तो फीमेल्स में ये भी होता है कि एपिड्यूरल एनेस्थीसिया देते हैं ड्यूरिंग सिजेरियन सेक्शन, तो वो क्रॉनिक बैक पेन होता है उस सिचुएशन में। दूसरा, उनका कुछ जो काम करने का तरीका है पोस्चरल हो सकता है, जो मैं जीवन शैली की बात कर रही थी, लो बैक पेन। तीसरी चीज़ होती है कि विटामिन डी की डेफिशिएंसी से पूरे जॉइंट्स में भी हो जाता है और बैक में भी पेन हो जाता है। फोर्थ इज ऑस्टियोपोरोसिस होती है, जो कि पोस्ट मीनोपॉजल विमेन में कॉमन होती है। बाकी और भी कारण होते हैं उसके, तो उसमें भी लो बैक पेन कहते हैं ऑस्टियोपोरोसिस जो है एसिम्प्टोमेटिक होता है, उसमें पेन नहीं होता, लेकिन कभी कभी बिकॉज ऑफ सम माइक्रो फ्रैक्चर्स पेन हो जाता है। बाकी की बात करें तो कुछ जो हम इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस की बात कर रहे थे, जैसे स्पॉन्डार्थराइटिस, ऑल्दो वो मेल्स में ज़्यादा कॉमन होती है, यंग मेल्स में, बट फीमेल्स में भी हो सकती है। अच्छा। कभी कभी होता क्या है कि कभी जाके पेन दोबारा से हुआ तो हम उसको वैल्यू देते हैं कि हमें लो बैक पेन हो रहा है। हो सकता है पहले कभी हुआ हो, जब वो 20s में और 30s में रहे हो, थोड़े महीनों के लिए हुआ हो और ठीक हो गया हो, या किसी जॉइंट में स्वेलिंग आई हो, उस समय ठीक हो गई और अभी दोबारा से हो रही है। तो आई थिंक शी नीड्स प्रॉपर इवैल्यूएशन, डॉक्टर को दिखाना चाहिए, प्रेफरेबली जो ट्रेंड डॉक्टर्स हैं आर्थराइटिस में, जो रूमेटोलॉजिस्ट, उनको कंसल्ट कर सकते हैं। और अगर कोई सीरियस प्रॉब्लम नहीं है, सिंपल स्पॉन्डाइलोसिस है, तो जैसे डिस्कस कर रहे थे डॉक्टर साहब ने बताया कि कुछ एक्सरसाइजेस, पोस्चरल करेक्शन, उससे आराम मिल जाता है। बिल्कुल। एक और कॉलर हैं, विनोद जुड़े हैं पटना से हमारे साथ। विनोद, स्वागत है आपका, सवाल पूछ सकते हैं आप। नमस्कार मैम, मैं पूछना चाहता हूँ सर से ये कि मेरी उम्र जो है वो 35 है, और करीब ये 15-16 साल हो गए मुझे एक्सरसाइज के दौरान जो है क्रैम्प हुआ था पैर में। अच्छा। और वो कूल्हे के पास की मसल्स जो है वो एक आवाज की तरह जो है वो क्रैक की थी, लेकिन मैंने बहुत एक्सरसाइज किया और उसके बाद डॉक्टर से ट्रीटमेंट भी कराए, PHU में भी दिखाया, PMCH में भी दिखाया, एम्स में भी दिखा चुका हूँ, और उन्होंने कोई फायदा नहीं हुआ। लेकिन BHU में मैंने दिखाया था, उनसे बहुत फायदा हुआ था, ये काफी पूरे पैर में था। अच्छा। और उनमें ये कैनाकोट नाम का एक इंजेक्शन देते थे वो उसमें, और करीब महीने भर बाद बुलाते थे और एक्सरसाइज के लिए बुलाते थे, उससे वो काफी 95% सही हो गया, लेकिन वो 5% वो छूट नहीं रहा था वहां से, और वो अभी भी है। कोई खास इलाज जानना चाहेंगे फिलहाल आप? और उसकी वजह से मसल्स जो है उसके अकॉर्डिंग ऐंठने लगती है। अच्छा अच्छा। और चलने फिरने, बैठने उठने सब में बहुत सारी समस्या होती है अभी भी। अच्छा, आप मुझे बताइए, आप कोई खास इलाज जानना चाहेंगे? आप आयुर्वेद के जरिए इलाज जानना चाहेंगे या एलोपैथी या होम्योपैथी? मैं कोई भी इलाज हो मुझे बताएं, नहीं तो मैं मिलना भी चाहूंगा उनसे। बिल्कुल। मैं ये तो कह सकती हूँ कि ये चाहे तो एम्स में आ सकते हैं, रूमेटोलॉजी OPD में। बिल्कुल, आप एम्स आ सकते हैं, जैसा डॉक्टर रेफरेंस दे रहे हैं, प्रोग्राम का रेफरेंस देकर। बिल्कुल, प्रोग्राम का रेफरेंस देकर भी आप जा सकते हैं एम्स में एक बार इलाज के लिए। मैं आयुर्वेदिक तरीका भी जानती हूँ कि आप क्या अपना सकते हैं ताकि आपका जो दर्द है वो कम हो सके। डॉक्टर पनिग्रही, जिस तरह की तकलीफ ये बता, उसने जो है स्टीरॉयड वगैरह तो दे दिया, स्टीरॉयड वगैरह लेके वो सब कुछ कर रखे। उसका तो पहले ये है, एक तो एक्सरसाइज तो जो बताए उन्होंने, उसके साथ साथ एक्सरसाइज के साथ साथ उन्होंने कुछ डाइट को जो है मेंटेन करना चाहिए। जो डाइट जो है, जैसे दही का एंड उड़द की दाल का, और अपथ्य आहार जैसे विरुद्ध आहार, जैसे दही का मछली के साथ, एंड दही बड़ा खाते हैं आजकल, ये सब बंद करना है। खाना खाने के बाद एंड दूध वाला चाय, इसको अवॉइड करना है। एंड आयुर्वेद में इसका इलाज है, इनको भर्ती होना पड़ेगा। भर्ती होने के बाद हम मेडिसिन देंगे एंड पंचकर्म करेंगे, एंड का दोष जो है हम इवैल्यूएट करेंगे, करने के बाद ये करेंगे, ये कम्प्लीटली सुस्त हो जाएंगे आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट में। अच्छा डॉक्टर मंजंदा, अगर किसी को सीरियस इंजरी है उसके बाद क्या होम्योपैथी के जरिए आगे दर्द ना हो, वो कंट्रोल में रहे, किस तरह का इलाज किया जा सकता है? सीरियस इंजरी अगर है तो जो उस इंजरी का ट्रीटमेंट होना है वो तो होना ही है। हाँ। पर साथ में होम्योपैथी में बड़ी कॉमनली मेडिसिन आर्निका यूज होती है। अच्छा। वो क्या करती है कि जो ब्लड, खासतौर पे जहाँ पे कंट्यूजन्स टाइप होते हैं, जहाँ पे कि ब्लड बाहर नहीं निकला हुआ, तो उसकी रीअब्जॉर्प्शंस वगैरह बड़ी अच्छी हो जाती है। तो ऐसे केसेस के अंदर अगर किसी को आर्थराइटिस इंजरी की वजह से हुआ है और ये पॉसिबल नहीं है कि वो पेन किलर ज़्यादा खा सकता है, तो होम्योपैथी सबसे बढ़िया है। आप शुरू करिए, धीरे धीरे फर्स्ट क्लास ठीक हो जाएगा और काफ़ी अच्छा आराम होता है। मतलब आर्निका तो ऐसी मेडिसिन है, जब हम माउंटेनियर्स वाले भी जो जाते हैं वो साथ लेके चलते हैं। अच्छा। इसीलिए कि जो छोटी मोटी इंजरी हो, हर बार दवाई पेन किलर नहीं खा सकते, आर्निका खाओ और चलो। बिल्कुल। तो ये उनका तरीका है। बिल्कुल। और एक हमारे पास सवाल आया है, ये सवाल हमें जीमेल के जरिए, मेल के जरिए भेजा है।
इनका नाम है शम्स, दिल्ली से इन्होंने सवाल भेजा है। पिछले 5-6 सालों से मैं यूरिक एसिड की समस्या से जूझ रहा हूँ और मेरे हर जोड़ में दर्द रहता है, कई बार उठने बैठने में भी दिक्कत होती है। और मुझे 5-6 साल पहले तब पता चला जब लोअर यूरेटर में स्टोन की वजह से मुझे दर्द हुआ और अस्पताल में मुझे भर्ती होना पड़ा। हालांकि आयुर्वेद होम्योपैथ की दवाइयों के इस्तेमाल से मेरा स्टोन तो खत्म हो गया, लेकिन अभी भी यूरिक एसिड की समस्या बनी हुई है। इस वजह से ना सिर्फ मेरे सभी जॉइंट्स में जकड़न रहती है बल्कि दर्द भी रहता है। काफ़ी दवाइयाँ खा चुका हूँ, हर पैथी में इलाज करा चुका हूँ, लेकिन ये समस्या लगातार बनी हुई है। इसे जड़ से मिटाने का कोई स्थायी समाधान बताएं। डॉक्टर पणिग्रही, स्थायी समाधान चाहिए। स्थायी समाधान के लिए हम इसको आयुर्वेद में बात रक्त बोलते हैं। बात दोष एंड रक्त दोष, ये दोनों का इन्वॉल्वमेंट है। विशिएशन ऑफ बात दोष एंड रक्त दोष होता है। सो इट इज़ ऑल्सो ए मेटाबॉलिक डिजॉर्डर, जिसके लिए खाना पीना जो है इनको प्रॉपर करना पड़ेगा। एक जो है अहिता आसन, अहित मतलब जो शरीर के लिए हितकारक नहीं है उसका भोजन नहीं करना चाहिए, वो बताऊंगा मैं आगे। एंड अमात्रासन, जितने मात्रा में खाना चाहिए उससे ठीक से मतलब प्रॉपर मात्रा में खाना चाहिए। एंड अध्यसन, अध्यसन आप लोग सब पूछते देखते होंगे कि ये अध्यसन है क्या। अध्यसन मीन्स आपने आज एक कार्ड लेके गए इनविटेशन देने के लिए, घर गए गेस्ट के घर, उसने कुछ खिलाया, उसके बाद दूसरे घर गए, उसने जो खिलाया, हालांकि आपका पेट भरा हुआ है लेकिन आपको खाना पड़ेगा। दिस इज कॉल्ड खाना, पेट खाने के ऊपर खाना, वो सबसे बड़ा क्षतिकारक है आज के दिन में, जिसके कारण क्या होता है आम का सृष्टि होता है हमारे शरीर में। ये जो डिजीज है ये बात रक्त के अंदर हमारा आता है। इनको मैं सिंपल सी बातें अभी बोलूंगा। घर में कहीं गाँव में भी गिलोय होता है, गिलोय, इसको लेके उसका स्टेम को ये करके टुकड़ा करके उसको उबालिए, आधा कुट करके उसको उबालिए। उबालने के बाद 4 कप पानी देके उबालिए। उबलते 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 आधा कप हो जाएगा, उसको छान के चाय की तरह पी लीजिएगा। ये जो है अच्छी तरह काम करता है। हमारा एक आता है केसर गुगुल आता है, केसर गुगुल हम देते हैं 2 टैबलेट्स ट्वाइस इन ए डे देते हैं। उसके साथ साथ हम कंडीशन देख के इनको हम करते हैं, पंचकर्म करना होगा, कौन सा ऑयल देना है, मसाज करना है। हमारे देयर आर सो मेनी ऑयल, संध्यावादी तेल से लेकर महानारायण तेल एंड बहुत सारी ऑयल्स है। हम डिसाइड करते हैं, डॉक्टर डिसाइड करता है कि कौन सा ऑयल जो है किसको देना है। इसलिए इन्होंने स्टोन की भी समस्या बताई, तो ये इट विल बी क्वाइट ओके। तो वो उनको बोलिएगा कि जो है आए, अच्छे सेंटर में आए, हमारे दिल्ली में आए, हमारे ओपीडी में आए। हमारे पास सारे बेड के एडमिट करने की क्षमता है। पंचकर्म की व्यवस्था है एंड वेल ट्रेंड डॉक्टर्स भी है, फ्री में भी है। फ्री इन दी सेंस जो गवर्नमेंट नॉमिनल चार्जेस है वो दिया जाता है एंड वो क्योर होके जाएंगे। अच्छा डॉक्टर मनचंदा, यूरिक एसिड की इन्होंने बताई जिसकी वजह से इस तरह की तकलीफ है इन्हें, तो होम्योपैथिक किस तरह से इनकी मदद कर सकता है? देखो, होम्योपैथिक डॉक्टर इसको एक यूरिक एसिड डायथिसिस की तरह मानता है कि इनके सिस्टम में यूरिक एसिड ज़्यादा बनता है। उसके लिए कुछ स्पेसिफिक कॉन्स्टिट्यूशनल होम्योपैथिक मेडिसिन होती हैं, उनको लॉन्ग टर्म के लिए लेना पड़ेगा। अच्छा। जैसे इन्होंने बताया कि इनको स्टोन था, इन्होंने होम्योपैथी ली, उससे ठीक हो गया, तो वही दवा थोड़े लंबे अरसे तक लेनी पड़ेगी। तो ये डायथिसिस भी ठीक हो जाएगा, उसकी डिफरेंट पोटेंसीज लेनी पड़ेंगी, ठीक हो जाएगा। नंबर 1। नंबर 2, डाइट का तो उनको ध्यान रखना ही होगा। अगर यूरिक एसिड है तो हाई प्रोटीन डाइट उनको अवॉइड करनी होगी। रेड मीट और ये सारे जो उनको सभी डॉक्टर्स अब तक बता चुके होंगे, उन सबको अवॉइड करना होगा। पर करना लॉन्ग टर्म में होगा, तभी ये डायथिसिस करेक्ट होएगा। ये ऐसा शॉर्ट टर्म में करेक्ट नहीं होगा। और ये पेन्स भी, जैसे मल्टीपल जॉइंट्स में उनको बार बार पेन होता रहता है, वो उसी के वेरिएशन की वजह से होता है। अच्छा, ठीक हो जाएगा। आई लाइक टू ऐड समथिंग। जो इनको मैं ये भी एक चीज़ कहना चाहूँगी, यूरिक एसिड का बहुत हाइप है आजकल। जॉइंट में पेन हो रहा है, यूरिक एसिड करा लीजिए। यूरिक एसिड बॉर्डर लाइन बढ़ा हुआ आ गया तो यूरिक एसिड की प्रॉब्लम है और ट्रीटमेंट शुरू कर दिया, विच इज़ नॉट राइट। एसिम्प्टोमेटिक हाइपरयूरिसीमिया एक कंडीशन होती है और यूरिक एसिड बढ़े होने के बहुत सारे वजह होते हैं बॉडी में कि वो क्यों बढ़ी हुई है, और जो एसिम्प्टोमेटिक होती है उसको ट्रीट नहीं करते। और सिर्फ जॉइंट में पेन होना और यूरिक एसिड बॉर्डर लाइन बढ़ी हुई है, बहुत सारे डिजीजेस हो सकते हैं जिसमें ये हाइपोथायराइडिज्म बहुत ही कॉमन कंडीशन है जिसमें बॉर्डर लाइन एलिवेशन हो जाता है। तो जो प्राइमरी कंडीशन उसको इन्वेस्टिगेट, अगर वाकई यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है और सिग्निफिकेंटली बढ़ा हुआ है, क्योंकि ये देखा गया एक स्टडी में आफ्टर 5 इयर्स जिनकी यूरिक एसिड लेवल्स 9 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज़्यादा थे तो ओनली 22% ऑफ देम डेवलप गाउटी आर्थराइटिस। तो एक कॉन्सेप्ट ये आया कि एसिम्प्टोमेटिक हाइपरयूरिसीमिया को ट्रीट नहीं करना। और इंडिया में ये बहुत प्रेवलेंट है कि जॉइंट पेन से गए, यूरिक एसिड करवाया और कुछ चीज़ें नहीं हुई और ट्रीटमेंट शुरू कर दिया और पेशेंट को बोल दिया कि भाई यूरिक एसिड बढ़ी हुई है आपकी। अच्छा। और आप जो है बिल्कुल खाने में बहुत सारे परहेज कर दिए गए और उससे क्या हुआ, कहते हैं जैसे डॉक्टर साहब ने कहा रेड मीट नहीं खाना,
अल्कोहल नहीं लेना, सी फूड नहीं खाने। आजकल बोलते हैं कि जो पहले कहते थे टोमेटोज नहीं लेने, नट्स नहीं खाने, सब बोलते हैं यू हैव टू टेक एवरीथिंग इन मॉडरेशन, इवन प्रोटीन्स, पल्सेस इन मॉडरेशन। तो कॉन्सेप्ट्स हैव चेंज्ड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। तो ये बिल्कुल ये ना सोचे हाँ इनके सारे जॉइंट्स में पेन हो रहा है, तो और भी चीजें देखनी चाहिए कि आखिर पेन हो क्यों रहा है। अच्छा, थोड़ी जांच इन्हें और करवानी चाहिए। यस, बिल्कुल। एक हमारे कॉलर और जुड़े हैं, विष्णु कुमार ठाकुर पश्चिम बंगाल से हमारे साथ जुड़े हैं। विष्णु जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में, आप सवाल पूछ सकते हैं। सॉरी मैडम 2 तरह का प्रॉब्लम है हमको जी। ये पहले तो एक तो हमको ये जो ज्वाइंट पेन है वो बहुत बरसों से है। तो पहले तो स्टार्टिंग ऐसा हुआ कि पूरे क्या कहेंगे जंघा में पकड़ लेता था, तो मैं बाथरूम वगैरह भी दूसरे पे पकड़ के ले जाते थे। तो लोकल ट्रीटमेंट हुआ यहाँ एलोपैथिक का, तो फिर ठीक भी हो गया। ये हो गया, एक डॉक्टर थे वो हड्डी कही तो 6 महीने का कोर्स भी कराया, नॉर्मल रहा। बाद में मैं बीच बीच में फिर हो जाता है, तो मैं होम्योपैथिक भी किया, आयुर्वेदिक भी किया, और ये एलोपैथिक तो चलता ही था। तो वो मेरा कभी एकदम नॉर्मल रहता है, कभी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। रिसेंटली मैं एक दवाई ले रहा हूँ, लेकिन बहुत लोग बताते हैं कि वो अनाथराइज नहीं लेना चाहिए। टाइसिन नाम है उसका, वो कहाँ का है क्या है वो कोई खास लोग बताते भी नहीं है, लेकिन क्विक रिलीफ होता है और उससे आराम होता है। एक ये बात था। दूसरा, हमको सांस का प्रॉब्लम उसके बाद शुरू हो गया, और सांस में अभी क्या होता है कि हमको बलगम बहुत ज्यादा गिरता है। मैंने 100 ग्राम 200 ग्राम जब भी सो के उठे तब तक लगभग मतलब क्या कि आधा घंटा हम इसी में रह जाते हैं। गिर तो जाता है, खांसी 2-4 बार होता है, उसके बाद बलगम बहुत ज्यादा बलगम गिरता है दोनों टाइम। तो प्लीज क्या मैं करूँ, जरा आपको उपाय बताया जाए। डॉक्टर पणिग्रही, तकलीफ है इन्हें ज्यादा, और जैसे बता रहे हैं एक दवाई ये ले रहे हैं जिससे इन्हें तुरंत आराम तो हो जाता है, लेकिन वो तकलीफ बनी रहती है। उनका पेन किस में है जी? पेन कहाँ पे है? पेन जॉइंट्स में, जो ऑल जॉइंट्स में है ना, ऑल जॉइंट्स में। जैसे कि इन्होंने बताया इनका जो है सारे जॉइंट्स में पेन हो रहा है एंड कफ इनका ज्यादा बन रहा है। हम इस बीमारी को जो है आयुर्वेद के हिसाब से आम बात के हिसाब से ले लेंगे। एक उनका आम फॉर्म हो रहा है, एक बात दोष इसमें इन्वॉल्वमेंट विशेषण ऑफ बात दोष हो रहा है। देन आम क्या है? आम इज अपक्व आहार रस। जो खाना हम खाए, अमात्रासन, अहितसन एंड अध्यसन करें, इसमें जो है प्रॉपरली आहार रस उत्पन्न नहीं हो पाए, अपक्व आहार रस। It is अपक्व आहार रस, and that is called as endotoxins in modern science. That endotoxin circulates throughout our body and deposited in the multiple joints and causes inflammations and all the markers of inflammatory markers जो है बढ़ जाता है। इस कंडीशन में इनको यही मैं बोलूँगा, उनको हफ्ते में एक बार रात को खाना बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। फास्टिंग रात को नहीं खाना चाहिए, हल्का हल्का बार बार खाना चाहिए। 2 चीज़। थर्ड जो है हल्दी, अदरक सूंठ जो है, अदरक का सूखा हुआ पार्ट जो सूंठ एंड गुड़ूची, इसका जो है क्वाथ बना के, क्वाथ मीन्स चाय बना के इनको रोज पीना चाहिए एम्प्टी स्टोमक में। एंड उसके साथ साथ दही, चावल, केला एंड उड़द इसको बंद करना है। उसके बाद अच्छे वाला जो एजुकेटेड एंड इंस्टीट्यूशनली क्वालिफाइड वैद्य के पास जाए एंड ट्रीटमेंट कराए। इनका ट्रीटमेंट इतना बड़ा बीमारी नहीं है, इट कैन बी मैनेज्ड इन प्रॉपर वे। डॉक्टर उमर, आप क्या बोलेंगे इन्हें? मैं ये कहना चाहूँगी कि जैसा आपने अपने रिपोर्ट में भी दिखाया कि ये बीमारियां मल्टी सिस्टम होती हैं जो आर्थराइटिस की हैं, और इन्होंने कहा इनके जॉइंट्स में पेन होता था इतना कि ये चल नहीं पाते थे, बाथरूम तक नहीं जा पाते थे, और उसके बाद अब इनको बलगम आना शुरू हो गया है। तो इनको फिजिशियन को या रूमेटोलॉजिस्ट को कंसल्ट करना चाहिए कि आखिर है क्या। अगर आर्थराइटिस थी तो क्या उसका इफेक्ट इनके लंग्स पे आ गया है, और अगर वो आर्थराइटिस नहीं थी, डीजेनरेटिव ऑस्टियोआर्थराइटिस थी, तो क्या इनको अभी जो बन रहा है कफ वो कोई और पल्मनरी कंडीशन हो गई है। सी देयर आर लॉट्स ऑफ कॉजेज फॉर कॉफ एंड स्पुटम प्रोडक्शन। तो वो सब चीज़ें अब इनकी एज हमें नहीं पता, तो हम इनको ये नहीं कह सकते कि आपको ये प्रॉब्लम है, लेकिन डेफिनेटली ही मस्ट गो टू अ फिजिशियंस फॉर डायग्नोसिस। बिल्कुल। शिवम, एक कॉलर और जुड़े हैं उन्नाव से। शिवम, स्वागत है आपका, आप सवाल पूछ सकते हैं। शिवम? हाँ, धन्यवाद मैम। मैडम जी, मेरी वाइफ का नाम प्रीति है मैम, और उनके मैम रिमोटाइड आर्थराइटिस है, तो जो कि उनका जो जोड़ है मैडम, जो पेन उनके सारे जोड़ों में चला करता है। शिवम, आप अपने टीवी की जो आवाज़ है वो थोड़ा धीमे कर दें और थोड़ा तेज बोलें, हम तक आपकी आवाज़ फिर साफ आएगी। अपने टीवी का वॉल्यूम कम कर दें। जी मैम। जी मैम, मैं कह रहा हूँ मेरी वाइफ के जो जॉइंट्स में जोड़ पकड़ा रहता है, सारे जॉइंट्स में घुमा करता है शरीर पे। वो कंधों में, उंगलियों में और हर जगह जॉइंट्स में वो लगातार घूमता रहता है।
और अभी 30 साल एज है उनकी मैम। वो बहुत परेशान रहती हैं। कभी कभी तो स्थिति ये होती है वो एक चाय का कप तक उठा नहीं पाती हैं। अच्छा, ठीक है। आप कौन सा इलाज जानना चाहेंगे? मैम जो एम्स की मैडम बैठी हैं, बिल्कुल, हम डॉक्टर उमा से पूछते हैं। डॉक्टर उमा, इनको सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि ये मेरे ओपीडी में आ जाएं, जो हमारी बुधवार और शनिवार को ओपीडी होती है एम्स में, और इस प्रोग्राम का रेफरेंस दे सकते हैं, जिससे तुरंत हम कोशिश करेंगे जल्दी से इनको अपॉइंटमेंट मिल जाए और देख सके। इतना कहने के बाद मैं ये बताना चाहूँगी कि इन्होंने कहीं मेंशन किया कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस की प्रॉब्लम है। घबराने की ज़रूरत नहीं है। आज के डेट में रूमेटॉइड आर्थराइटिस का इलाज पूरी तरह संभव है, और 10% से भी कम लोग होते हैं जो रिफ्रैक्टरी रह जाते हैं, जिनमें कोई दवा काम नहीं करती। आजकल इतने ऑप्शंस अवेलेबल है कि दवाई लेते हुए इंडिविजुअल नॉर्मल लाइफ लीड कर सकता है। तो मैं इनको जल्दी से जल्दी डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। बिल्कुल। डॉक्टर मनचंदा, कुछ भ्रांतियां होम्योपैथी को लेकर हमने देखा है रही हैं। अगर आप उन्हें दूर करना चाहें तो मान लीजिए कोई एलोपैथी इलाज ले रहा है या आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट कर रहा है, क्या उसके साथ वो होम्योपैथी का सहारा ले सकता है, या बिल्कुल अगर होम्योपैथी का इलाज लेना है तो उसे अलग होना होगा इन दोनों से? आजकल जो अब टाइम चल रहा है ना, ये इंटीग्रेटेड मेडिसिन का है। हाँ, खासतौर पे जैसे एक दो इससे पहले वाले भी कॉलर थे जी, कि उनको आर्थराइटिस की प्रॉब्लम भी है, साथ में एलर्जिक कफ एंड वो सब शुरू हो गया। तो ऑल सच कंडीशंस आर मल्टी मॉर्बिडिटी कंडीशंस। तो इसमें, और मैम ने अभी जैसे बताया कि अगर रूमेटॉइड आर्थराइटिस है तो ट्रीटमेंट इज अवेलेबल एंड यू मे हैव टू टेक फॉर, मतलब आपको काफ़ी लंबे अरसे तक वो दवाई लेनी पड़ती है। अब लंबे अरसे में आप दवाई ले रहे हैं, बीच में कोई और प्रॉब्लम आ जाती है, तो आप फिर दूसरी दवाई कौन सी शुरू करें? तो उस सारी स्थिति में जो मेरा मानना है, और ये बड़ा इंटेलिजेंट डिसीजन होता है कि होम्योपैथी को ऐड करिए। कि जब भी कोई नई प्रॉब्लम आ रही है, और अगर आप किसी क्रॉनिक प्रॉब्लम का कोई आप इलाज करा भी रहे हैं, आप होम्योपैथिक ट्रीटमेंट करिए, क्योंकि ये ट्रीटमेंट उस मॉलिकुलर लेवल पे उस मेडिसिन, किसी भी मेडिसिन के साथ इंटरेक्ट नहीं करता। अच्छा, बिकॉज दीज मेडिसिन आर सब मॉलिकुलर सिस्टम, दे वर्क ओनली एट द लेवल ऑफ immunomodulation, that too in a very subtle manner, but in a certain manner. So homeopathy certainly in multi-morbid condition में की जानी चाहिए, और there are studies, especially geriatric populations में, यूरोप में काफ़ी स्टडीज़ हैं जिसमें ये देखा गया है कि लोग होम्योपैथी को एड ऑन लेके चलते हैं, चाहे वो एडवांस केसेस ऑफ कैंसर हो, एडवांस केसेस ऑफ आर्थराइटिस हो। तो एब्सोल्युटली इसमें भ्रांति कोई नहीं है, होम्योपैथी एड ऑन की जा सकती है एलोपैथिक ट्रीटमेंट के साथ वेयर एवर रिक्वायर्ड। रादर अभी शो से पहले हम लोग मैम से डिस्कस कर रहे थे, वन ऑफ द एडवांटेज, जो बहुत ज़्यादा एडवांटेज होम्योपैथी का हो सकता है, वो ये हो सकता है कि आपको उन मेडिसिन की, पेन किलर्स की डोज ही उतनी ना लेनी पड़े, इम्यूनोसप्रेसिव डोजेज ही उतनी ना लेनी पड़े। अगर इन्हीं मेडिसिन से ही काम हो जाए तो सबसे बेस्ट है। बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर पाणिग्राही, जैसे हमने अपने कॉलर्स में भी देखा, कई सारे लोगों ने ये बात कही कि हमने ये ट्रीटमेंट भी लिया, ये ट्रीटमेंट भी लिया, कोई आराम नहीं हुआ। कितना ज़रूरी है कि उस ट्रीटमेंट को लगातार किया जाए? क्योंकि हो सकता है काफ़ी लोग ऐसे हों जो चमत्कार की उम्मीद करते हों कि थोड़े दिन हमने कोई ट्रीटमेंट लिया और हम तुरंत ठीक हो जाएं। तो लगातार लेना कितना ज़रूरी है? यस, लगातार लेना। मैं ये दिस क्वेश्चन इन रिलेशन टू आयुर्वेद के परिप्रेक्ष्य में मैं बता रहा हूँ। आयुर्वेद जो है देसी दवाई है, कम्प्लीटली नेचुरल है, एंड ये जो केमिकल्स नहीं है कि तुरंत असर, दवाई दे दिया असर करेगा नहीं। तो लोग क्या करते हैं, कुछ लोग क्या करते हैं, वर्क में जाते हैं, जैसे लेबर क्लास के हैं, ये क्लोज है, वो क्या करते हैं, दर्द हो रहा है, एक गोली ले लो एंड दर्द कम हो गया। बट आयुर्वेद इज नॉट लाइक दैट। तो आपको जो है लगातार कंटिन्यूसली लेना पड़ेगा, जब तक आपको डॉक्टर जो है नहीं बोलता है तब तक लेना पड़ेगा, तब तक लेना होगा। एंड लगातार लेने से आयुर्वेद में सफल इलाज है बहुत सारी बीमारियां का। एंड खास करके मैडम से ही बात हो रहा था, खास करके जैसे जॉइंट डिजॉर्डर्स, जॉइंट रिलेटेड जितने डिजॉर्डर्स है, उसमें तो आयुर्वेद जो है मैं तो मानूंगा कि जो है बेस्ट है। तो इसको लेने के लिए मैं सलाह दूंगा, लंबे लेते हैं। एक और कॉलर प्रशांत हमारे साथ जुड़ गए हैं बलिया से। प्रशांत, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में, आप सवाल पूछिए। जी मैडम, मुझे जो समस्या, मेरी एज है 32 और मुझे लगभग पिछले 1.5-2 साल से बाएं नी में, बाएं घुटने में दर्द होता है। खासकर जब मैं फ्रेश होने बैठता हूँ, उठने में बहुत तकलीफ होती है। उसके अलावा पिछले लगभग 1 महीने से मेरे दाएं रिस्ट में बहुत पेन हो रहा है। तो उसके कारण मैं कभी कभार जो पेन किलर्स होता है वो तो लेता हूँ, लेकिन उससे कुछ रिलीफ नहीं मिलता। और इनफैक्ट जो अभी जाड़े का सीजन है, चल रहा है, इस बीच बहुत पेन होता है घुटने में भी और हाथ में भी। तो घुटने के लिए तो कभी कभार ऑर्नामेंट है या कॉलनी स्प्रे वो लगाता हूँ, नी कैप पहनता हूँ।
तो प्रॉपर इलाज बताएं। अच्छा, आप जानना चाहेंगे एलोपैथी, होम्योपैथी और आयुर्वेदिक तीनों डॉक्टर हैं हमारे साथ। जी जी, एलोपैथिक अगर बताते हैं तो वो तो फास्ट रिलीव होता है, लेकिन कुछ साइड इफेक्ट ना हो इस कारण जो उचित हो वो बता दें। अच्छा, मैं होम्योपैथी डॉक्टर हैं हमारे साथ। और डॉक्टर मनचंदा, आप क्या बताएंगे इनकी समस्या के लिए? देखिए, जैसे इन्होंने बताया कि इनकी प्रॉब्लम एक नी से शुरू हुई है और अब रिस्ट में भी आ रही है, तो कोई ना कोई प्रॉब्लम तो है जो ये एक जॉइंट से दूसरी तरफ जा रहा है, तो उसके लिए डिजीज डायग्नोसिस तो करना होगा। जैसे शुरू में आपने स्लाइड दिखाई और उमा जी ने बताया कि कारण क्या है। उसके साथ इनका जो भी इनिशियल स्टेज है, बड़े आराम से होम्योपैथिक ट्रीटमेंट हो सकता है और ये परमानेंटली ठीक हो सकते हैं, किसी भी लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट से बच सकते हैं। तो इनको किसी भी क्वालिफाइड होम्योपैथिक डॉक्टर जो इंस्टीट्यूशनली क्वालिफाइड है उसके पास जाके पूरा चेकअप कराना चाहिए, ताकि वो इनका अपना स्पेसिफिक डायग्नोसिस करे और इनका इलाज कर पाए। होम्योपैथी में कई बार ये देखा है कि बड़े बिना इंस्टीट्यूशनल क्वालिफाइड भी काफ़ी डॉक्टर होते हैं, तो उस चीज़ को थोड़ा ध्यान रखें कि एक इंस्टीट्यूशनली क्वालिफाइड डॉक्टर हो, वो एक पूरा अगर इनका चेकअप करके दवाई देंगे तो ये ठीक ही हो जाएंगे। मुझे नहीं लगता कि कोई लंबा अरसा लेना पड़ेगा। तो हमारे पास होम्योपैथी डॉक्टर बता रहे हैं प्रशांत की पूरी तरह ठीक हो सकती है ये बीमारी, और लेकिन थोड़ा इनकी हिस्ट्री देख के ये भी जानना पड़ेगा, हो सकता है कोई ना कोई इनका रॉन्ग पोस्चर हो जिसकी वजह से एक साइड पे शुरू हुआ है, तो वो भी थोड़ा सा असेस करके किया जा सकता है। अगर कोई और सिस्टमेटिक प्रॉब्लम नहीं है तो इजीली ठीक हो सकता है, तो आसानी से ठीक हो सकता है होम्योपैथी के जरिए भी। एक और हमारे पास सवाल जीमेल के जरिए आया है। काकोली भट्टाचार्य ने सवाल पूछा है, इनकी उम्र 45 साल है। काकोली कह रही हैं रोजमर्रा के जब ये काम करती हैं तो अब धीरे धीरे इनकी दिक्कत बढ़ने लगी है। अलग अलग जोड़ों में इन्हें दर्द होता है, कभी घुटनों में या फिर पैरों में, तलवों के पास, कमर में, इस तरह की दिक्कत इन्हें बढ़ती जा रही है। डॉक्टर उमा, क्या संकेत है ये? महिलाओं में जो जोड़ों में दर्द की समस्या होती है वो हमने ये पाया कि काफ़ी सारों में हाइपोथायरॉयडिज्म डिटेक्ट हो जाता है, जो कि एक एंडोक्राइन प्रॉब्लम होती है, हार्मोनल इम्बैलेंस है, उसकी वजह से हो जाती है। दूसरी चीज़, इनमें विटामिन डी की डेफिशिएंसी और कैल्शियम की कमी शरीर में एक वजह बनती है। अनीमिया कॉज होता है जॉइंट पेन्स का। तो ये कुछ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स होते हैं, उनको देखना चाहिए जो करेक्टेबल सिचुएशंस हैं। और कभी कभी क्या होता है कि उनका ओवरवेट भी ज़्यादा होते हैं फीमेल, क्योंकि जो बचा हुआ खाना है उनका वेस्ट जाएगा और वो बाद का वो खा लिया, तो ओवर ईटिंग होती है, तो वेट बढ़ता है, उससे भी जॉइंट में प्रॉब्लम होती है। दूसरा, जो घर के कामकाज है, वजन को उठाना, फ्लोर क्लीन करना, तो उसमें भी अगर वो ठीक से नहीं हो रहा तो वो कमर के दर्द, घुटनों के दर्द और हाथ में, कंधों में दर्द शुरू, नेक में पेन शुरू हो जाता है। तो ये सब ट्रीटेबल कंडीशंस हैं जो कि लाइफस्टाइल चेंज से, कुछ सप्लीमेंटेशन से ठीक हो जाते हैं। बाकी के जो कंडीशंस हैं क्यों हो रहा है, जिसमें सिर्फ जॉइंट पेन से भी कुछ सीरियस इलनेस मैनिफेस्ट कर लेते हैं। जैसे कि हमारे पास एक पेशेंट आया, उसके एंकल में पेन था और रिस्ट में पेन था, कुछ और शोल्डर में एक में पेन हो गया। जब डिटेक्ट हुआ तो पाया कि उसको सार्कोइडोसिस की प्रॉब्लम थी और कोई सिम्टम नहीं था। जब इन्वेस्टिगेट किया तो कुछ बेसिक मिनिमम इन्वेस्टिगेशंस होते हैं जो किए जाते हैं हर पेशेंट में जो जॉइंट पेन की कंप्लेंट के साथ आता है। तो मुझे लगता है इनको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हो सकता है कुछ ऐसी डेफिशिएंसी ही हो जो सप्लीमेंट दे और ठीक हो जाए। क्योंकि जैसे आप बता रही हैं कि डिटेक्ट हुआ, उसके बाद कई सारे लोग हैं जो इन दर्द को अवॉइड करते हैं। थोड़ा सा घुटने में दर्द है, अवॉइड कर दिया, कमर में दर्द है, ठीक है, कुछ दिन बाद चला गया, तो ये कितना गंभीर हो सकता है? ये बहुत ही गंभीर हो सकता है। मान लीजिए फॉर एग्जांपल किसी को नी में पेन शुरू हुआ, तो अगर वो 1-2 दिन हो रहा है, 3 दिन हुआ, फिर ठीक हो गया, डोंट वरी अबाउट इट। अगर वो परसिस्टेंट पेन है या फ्लीटिंग पेन्स हो रहे हैं, नी में था, उसके बाद एंकल में आ गया, फिर रिस्ट में, फिर दूसरे जॉइंट में आ गया, स्वेलिंग आ गई, और जो आपने अपनी रिपोर्ट में दिखाया वो लक्षण वो आ रहे हैं कि लाल हो गया है जॉइंट, मूवमेंट नहीं हो पा रही है, पेनफुल है बहुत ज़्यादा, तो हमें ये देखना है कि इसकी वजह क्या है। और अगर हम वजह देखें तो आपने खुद कहा कि वजह जो है, मैं तो कहती हूँ 200 से भी ज़्यादा टाइप्स होते हैं, लेकिन जो हमारी रूमेटोलॉजी की स्पेशलिटी है उसमें जो मेन फोकस है वो होता है हिस्ट्री एंड एग्जामिनेशन। हम कहते हैं 95% ऑफ द टाइम वी आर एबल टू रीच टू अ सर्टेन डायग्नोसिस बेस्ड ऑन हिस्ट्री एंड एग्जामिनेशन। तो किसी को बहुत अच्छा क्लिनिशियन होना ज़रूरी है। जो इन्वेस्टिगेशन कुछ ऐसे नहीं है जिनको हम बोले कि मेजॉरिटी ऑफ कंडीशन में कि वो डायग्नोस्टिक है, ये टेस्ट करके आओ, अगर ये पॉजिटिव आ गया तो यू हैव दिस प्रॉब्लम। इन्वेस्टिगेशंस दे कंट्रीब्यूट ओनली बाय 5%, राइट। और आर्थराइटिस का कॉज
कैंसर हो सकता है, आर्थराइटिस का कॉज मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, ऑटो इम्यून डिजीजेस हो सकते हैं, डिजेनरेटिव कंडीशंस हो सकते हैं और कुछ और भी बहुत लंबी लिस्ट है इन कॉजेज़ की। तो इसलिए इवैल्यूएशन बहुत ज़रूरी है किसी भी पेशेंट का जिसमें परसिस्टेंट जॉइंट पेन हो रहा है। हमारे साथ एक और कॉलर विवेक कश्मीर से जुड़ गए हैं। विवेक, स्वागत है आपका, शुक्रिया कॉल करने के लिए। आप सवाल पूछ सकते हैं। जी मैम, मेरा सवाल जो है वो एम्स की जो डॉक्टर बैठी है उनसे है। मुझे ना डायग्नोज ये हुआ है कि मेरे को जब मैं पीआईडी करता था ना, मुझे सर्वाइकल जो है वो डायग्नोज हुआ था। मैंने एमआरआई करवाया यहाँ के लोकल न्यूरोसर्जन की कंसल्टेशन के साथ, तो मुझे ना C5 थोड़ा सा कंप्रेस्ड है, उसके कारण मुझे थोड़ा सा वर्टाइगो रहता है। लेकिन जो प्रॉब्लम ये है कि अभी पिछले रिसेंटली 6-6 मंथ से ना कोई शाइटिका भी हो रहा है। तो मेरा ये क्वेश्चन है कि ये सारी चीजें क्या इंटर रिलेटेड है, इसका कोई कंसिक्वेंसेस कोई खतरनाक तो नहीं हो सकते? B12 और D की जो डेफिशिएंसी थी उसको मैंने पूरा किया है, कोर्स पूरा किया है, बट कहीं ना कहीं जो जॉइंट्स में भी पेन रहते हैं। तो सवाल ये है कि क्या मुझे फर्दर ट्रीटमेंट करना चाहिए? क्योंकि डॉक्टर साहब ने तो कहा है कि ये सारा जो था पॉस्चरल था, जब आप पढ़ाई करते थे उसके कारण हुआ है, तो ये ठीक हो जाएगा। लेकिन जो पेन है वो रिकरेंट रहती है, कभी शैटिका के रूप में, कभी सर्वाइकल, कभी नेक स्टिफनेस हो जाती है। तो यही सवाल है मेरा। एज कितनी है आपकी? जी मेरी एज इस वक्त 38 है जी। देखिए, आप जैसा कह रहे हैं उससे तो यही लगता है कि सारा कुछ पोस्चरल होगा, और जो थोड़े चेंजेस आपके टेस्ट में आए हैं, रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशंस जो आपने किए होंगे, शायद एमआरआई कराया आपने, उसमें वो चेंजेस बताए होंगे। तो स्टडी के मुताबिक एक जो हेल्दी वॉलंटियर्स में की गई थी उसमें पाया कि 80% नॉर्मल इंडिविजुअल्स थे जिनको कोई सिम्टम नहीं थे, उनके एमआरआई में कुछ कुछ चेंजेस आए, जिसको डिस्क प्रोट्रूजन और थोड़ा बहुत इधर उधर कंप्रेशन, लेकिन पेशेंट को लोगों को कोई सिम्टम्स नहीं थे। तो इसलिए मैं ये कहूँगी कि एमआरआई के फाइंडिंग्स पे ज़्यादा ध्यान ना देकर आपको अपने पोस्चरल करेक्शन पे ध्यान देना चाहिए, लाइफस्टाइल पे ध्यान देना चाहिए, और उससे परेशानी ठीक हो जानी चाहिए। बिल्कुल। एक और सवाल लेंगे अब हम। पूनम ने ये जीमेल के जरिए सवाल किया है। 35 वर्ष इनकी उम्र है, इनका थायराइड बढ़ा हुआ है और जोड़ों में लगातार दर्द रहता है। आयुर्वेद के जरिए इलाज जानना चाहती हैं। डॉक्टर साहब, आप क्या इलाज बताएंगे? क्या मल्टीपल जॉइंट्स में या सिंगल? ये इन्होंने क्लियर नहीं किया है, बस ये बोला थायराइड बढ़ा है, जोड़ों में दर्द से परेशान है। मैडम ने बोले थे अभी, जो खान पीन के बारे में बोले थे। लेडीज क्या होता है, खाना कुछ बच जाता है उसको खा लो, या तो फ्रिज में रख लो। आजकल क्या हुआ, मल्टीनेशनल कंपनी में लोगों ने काम करने लग गए, हस्बैंड भी वाइफ दोनों काम करने लग गए। सुबह का बना लो या 3 दिन का बना के रख लो, फ्रिज से रख लो, उसको ला के खा लो। ये एक कॉज है, उसको अवॉइड करना जरूरी है। नंबर 2 में एक्सरसाइज करना जरूरी है। जैसे लाइफस्टाइल मैनेजमेंट में एक्सरसाइज, मॉर्निंग में वॉकिंग इज द बेस्ट एक्सरसाइज। मैं तो यही बोलूंगा कि कुछ नहीं है तो आप आधा घंटा तो पार्क में घूम के आ जाओ, या तो वॉकिंग करके आ जाओ, ये करो। एंड थर्ड वन इज, मैं उनको बोलूंगा लेडीज को कि जो है थोड़ा फास्टिंग कीजिएगा, वीकली वंस फास्टिंग कीजिएगा। आइदर ये मॉर्निंग में, ये एक दिन में कीजिएगा, डे में टाइम में कीजिए, या तो इवनिंग रात को करिएगा। ये सजेस्ट करूंगा कि जो है रात को जो है एक बार जो है लाइट डाइट खाए या फास्टिंग करे। एंड त्रिकोटू पाउडर, शुंठी, पिपली एंड मरीच, इसका पाउडर करके बना के रखें। एंड रात को जिस दिन वो फास्टिंग करेंगे उस दिन 2 चम्मच खाएंगे एंड गुनगुना पानी पी के सोएंगे। एंड उसके बाद आयुर्वेदिक डॉक्टर के साथ मिलिएगा इंस्टीट्यूशनली, एंड हम इसका इलाज करेंगे। तो बिल्कुल पूनम, आपका जो दही भी नहीं खाएंगे, इनको बोल दीजिए दही नहीं खाएंगे। जितने मर्जी दूध, जितने मर्जी जो है वो खा सकते हैं, दूध पी सकते हैं, हल्दी डाल के पी सकते हैं, बट दही नहीं खाएंगे। अच्छा। दही एंड उड़द एंड चावल, बासी खाना जो है नहीं खाएंगे। अच्छा, ठीक है। डॉक्टर साहब, आपको जो ऐड करना चाहते हैं? बस बाकी सब ठीक है, अपना थायराइड का इलाज भी साथ साथ करा लें। बिल्कुल। मतलब इन सब बातों का ध्यान रखें। थायराइड का स्पेसिफिक इलाज जरूर करा लें, उससे वैसे ही ठीक हो जाएगा। बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का। फिलहाल मैं कहना चाहूँगी, और हमने देखा कि जोड़ों का दर्द आज आम ज़रूर होता जा रहा है, लेकिन अगर हम अपनी जीवन शैली में थोड़ा बदलाव करें, थोड़ा ध्यान दें कि हम क्या खा रहे हैं क्या नहीं, और समय पर अगर इलाज के लिए हम डॉक्टर का रुख कर ले, तो काफ़ी हद तक आप अपनी बीमारी पर काबू पा सकते हैं। और कसरत को तो रूटीन में शामिल करना ही करना है, तो धीरे धीरे ही सही इस पर काबू ज़रूर रखा जा सकता है। तीनों मेहमानों का एक बार फिर से मैं शुक्रिया अदा कहना चाहूँगी। और अगले अंक में हम बात करेंगे साइनोसाइटिस की, और इससे जुड़े सवाल आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है ayushmanbhava.rstv@gmail.com। साथ ही आप YouTube के कमेंट बॉक्स में भी अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। इसके अलावा फेसबुक और ट्विटर पर भी अपने सवाल हमें भेज सकते हैं। facebook.com/राज्यसभा TV, इस पर आप अपने सवाल भेजिए। #HealthShowOnRSTV, साथ ही #AyushmanBhava_on_RSTV, ये हैशटैग लगाना ना भूलें और अपने सवाल हम तक भेजिए। आपके सवालों का हमें इंतजार रहता है, और अपना अच्छे से ख्याल रखिए। नमस्कार।